स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम प्रसाद और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा कि हम कौन कौन सी चीज़ों के बारे में हम करेंगे। हमारा सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो हमारे इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम डिस्कशंस करेंगे। तो जो कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं और जो इम्पोर्टेंट कौन कौन से हम वो जानेंगे, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो हमें किस टॉपिक को हमें पढ़ना है वो चीज़ आप जान लीजिए। तो सबसे पहला जो हमारा है दिया गया है इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड टॉपिक बोर्ड एग्जाम पॉलिटिकल साइंस के लिए जो हमारा दिया गया है सिलेबस कवर अप किया गया है। तो प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, कौन कौन सी प्रॉब्लम आई, जो मेजर टॉपिक है जो हमें पढ़ने ही हैं और अब इसको पढ़ने। तो भाई प्रॉब्लम क्या हुआ, जब इंडिया पाक जब डिवीज़न हो गया उसके बाद फिर जब ब्रिटिश यहाँ से चले गए तो उनके साथ जो मेन प्रॉब्लम आई है वो किसके साथ मर्ज करें। तो मोस्ट ऑफ जो प्रिंसली स्टेट थे तो वो किसके साथ मर्ज हुए, इंडिया के साथ। और उन्होंने जब वो मर्ज किया तो उनका नाम क्या दिया गया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो उन्होंने जिस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया उसका नाम दिया गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। स्टेट रिकॉग्निशन क्या है भाई, स्टेट रिकॉग्निशन कब बनी, 1953 में बनी। और इसका मेन मोटिव क्या है, न्यू स्टेट क्रिएट करना ऑन द बिहाफ ऑफ न्यू लैंग्वेज के बेस पे। और जब ये फर्स्ट जो हमारा जो राज्य बना नया स्टेट तो भाषा के आधार पर बनाया गया 1952 में। पोटी श्रीरामुलु के वजह से बनाया गया था क्योंकि वो भूख हड़ताल पे थे, इसी वजह से। तो उन्होंने सबसे पहले जब स्टेट रिकॉग्निशन ने सबसे पहले जो लिस्ट जारी की उसके अंदर भाई 14 राज्य के बारे में उन्होंने डिस्कशंस किया और 6 केंद्र शासित प्रदेश, मतलब कि 14 जो हमारी थी स्टेट थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। अगला बात हम बात करते हैं रोल ऑफ द सरदार वल्लभ भाई पटेल एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। भाई अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते ना तो समझ लो हमारा जो इंडिया का शेप ऑफ जो नेशन दिख रहा है आपको वो ऐसा नहीं होता। कई दे वर डिवाइडेड इनटू द 5 पार्ट्स हो जाते इसके। और दैट्स वाई इसको भाई इंटीग्रेशन करवाने में मेन जो रोल रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। उनका नाम ऐसे ही नहीं पड़ा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और स्टैच्यू ऑफ आयरन मैन, ऐसे नहीं पड़ा क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए हमारे भारत के लिए और उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके पास बहुत सारे पद थे और कहा जाता है वो आयरन मैन भी थे, वो होम मिनिस्टर भी थे, फर्स्ट वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। और वो जगह जगह रजवाड़ों के प्रिंसली के पास जा जाके उन्होंने क्या किया, इंटीग्रेशन करवाया। मणिपुर के राजा भोजचंद्र, उसके बाद फिर जूनागढ़, फिर उसके बाद हैदराबाद, इन सभी राजाओं के पास जा जाके उन्होंने क्या किया, इंटीग्रेशन करवाने में। तो इनका मेन रोल था। 5 consequences ऑफ द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। भाई ब्रिटिश इंडिया के जब पार्टिसिपेंट्स जब हो गए तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा वो हमें बताना है। तो भाई पार्टीशन, भाई तो आपको तो पता ही है जब डिवीज़न हुआ तो क्या हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई, इंडिया के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। और हम ये कह लें पार्टीशंस के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस जो हुए, टेबल चेयर कुर्सी सभी चीज़ें डिवाइड हो गई। और जो ये जो रजवाड़े की विलय की समस्या आई तो ऐसी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी जो कि फेस होकर आई। तो इससे हम यही है हमारा। फिर अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया 5th नंबर का जो हमारा है, एग्जामिन द सोशल वेज ऑफ द कांग्रेस एंड द कांग्रेस नेचर। कांग्रेस के बारे में और कांग्रेस नेचर के बारे में आपको बताना है। सबसे ओल्डेस्ट पार्टी थी और नेशन मूवमेंट के अंदर उनका बहुत बड़ा रोल था और उनकी जो पॉलिसी थी वो देश के डेवलपमेंट के लिए थी। आगे आते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या होता है भाई, नाम जिसे हम क्या कहते हैं, नाम। इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस, जो कि अफ्रीका और एशिया के मोस्ट ऑफ जो कंट्रीज़ ने क्या किया भाई, अपना खुद का एक ग्रुप बना लिया। क्यों, क्योंकि भाई वो दोनों ही सुपर पावर के साथ मर्ज नहीं होना चाहते थे, मिलना नहीं चाहते थे। तो इसीलिए इन्होंने अपना खुद का बनाया। इनका मेन मोटिव ये था कि दोनों सुपर पावर से अलग रह के, मतलब सेपरेट रह के अपना खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करना, डेवलप फॉर द डेवलपमेंट। तो अगला हम आते हैं, हमारा दिया गया इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, हिस्टोरिकल सेटबैक ऑफ द इंडिया चाइना वॉर एंड द फॉरेन पॉलिसी हमारी इंडिया की कैसी है भाई, वो चीज़ हम बताते हैं। और इंडिया पाकिस्तान कोल्ड वॉर। तो भाई जो हमारा फॉरेन में पॉलिसी है हम आपको बता दें तो इंडिया चाइना वॉर एंड द इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होता रहा है क्योंकि कभी भी स्टेबल नहीं रहा है। क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम जो चाइना एंड द पाकिस्तान ये ऑलवेज ये जो है क्या है, हमेशा अटैक करते रहे हैं। मेजर ऑब्जेक्टिव एंड द प्रॉस ऑफ द कॉजेज ऑफ नेहरू फॉरेन पॉलिसी। नेहरू की जो फॉरेन पॉलिसी है भाई, उन्होंने क्या किया, पूरे वर्ल्ड के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर करने के लिए उन्होंने अच्छा किया। और आपको पता भी होना चाहिए वो फॉरेन मिनिस्टर भी थे। उनका जो मेन ड्रीम था क्या, कि वो उन्होंने ये सब कैसे कर पाए, ये पॉसिबिलिटीज़ कैसे हो पाई जब उन्होंने क्या किया, फॉरेन पॉलिसी लेकर आए, जिनका ये था कि डेवलपमेंट करना, इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी को लेकर आना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा बल दिया इन्होंने।
मेजर इशूज विच ऑफ द लीड द फ्रॉम द स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस 1969 में जो कांग्रेस स्प्लिट हुई, मतलब कि जब प्रेसिडेंटल इलेक्शन हुए उस समय क्या हुआ, तो प्रेसिडेंटल इलेक्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई, वो क्या थी वो चीज़ हम आपको बताते हैं। प्रेसिडेंटल इलेक्शन के टाइम पीरियड में जो सिंडिकेट थी, सिंडिकेट के कैंडिडेट ने भी वो अपना कैंडिडेट को खड़ा किया फॉर दी प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, और इंदिरा गांधी ने भी। लेकिन इंदिरा गांधी के जो कैंडिडेट थे वो जीत गए, और इसके कारण क्या हो गया, सिंडिकेट ने अपना जितना भी जो सपोर्ट था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को बनाने में वो सब उन्होंने ले लिया अपना सपोर्ट, और सरकार वहीं गिर गई। और उसके बाद फिर क्या हुआ, दोबारा से इलेक्शन हुए, तो ये उसी के बारे में दिया गया है भाई। 5 कॉन्सिक्वेंसेज क्या होता है, परिणाम। जब इमरजेंसी लग गई तो क्या परिणाम आया, तो आपको पता है इमरजेंसी जो हमारी लगी वो किस वजह से लगी थी, उसकी लगने की वजह क्या है, क्योंकि देश के अंदर वॉयलेंस फैल गए थे। अब कॉन्सिक्वेंस पूछा है भाई, परिणाम ये हुआ जो 42 अमेंडमेंट आया, जो लोकसभा का टाइम पीरियड था 5 to 6 ईयर्स हो गया। और ये भी एक और है क्या, जो कांग्रेस पार्टी की हार हो गई, और जितने भी जनता पार्टी थी, विपक्ष पार्टी के पहले नेता बने मोरारजी देसाई, प्रधानमंत्री बने, ये उनका ये था। और उसके अलावा जितने भी जो पोएटर्स थे और फिल्म मेकर्स थे जिन्होंने क्या भारत रत्न लौटा दिया, और कहा जाता है बहुत सारी चीज़ें हुई, और प्रेस सेंसरशिप को हटा दिया गया। तो ये सारी चीज़ें कॉन्सिक्वेंसेज हुए थे, परिणाम हुए थे। देश के पूरे भाग में क्या चल रहा था, आंदोलन चल रहे थे। अगला है हमारा 1977 पावर्स ऑफ अपोजिशन एंड गवर्नमेंट ऑफ जनता दल। भाई अभी आगे क्वेश्चन अभी मैं यही बता रहा था, इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी इम्पोज की, और वही उनका जो क्या था वहीं पे उनका एंड हो गया। और उसी के बाद क्या हुआ, पूरे विश्व के अंदर क्या आई, पूरे विश्व के अंदर मैं बोल रहा हूँ, विश्व के जो हमारे एशिया वाले पार्ट के अंदर जो हमारा भारत है, उसमें जो गवर्नमेंट में एकदम से चेंजेस आया। और चेंजेस क्या आया कि इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई और जनता पार्टी की सरकार आ गई। जनता पार्टी को तकरीबन बहुत सारे वोट्स मिले थे, इंदिरा गांधी को मेजॉरिटी ऑफ वोट्स नहीं मिल पाए, जिस कारण से वो हार गई, क्योंकि इमरजेंसी की वजह से। अगला है हमारा टोटल रिवॉल्यूशन ऑफ द कम्युनिटीज ऑफ सोशलिज्म एंड जयप्रकाश नारायण। भाई टोटल रेवोल्यूशन क्या है, तो टोटल रेवोल्यूशन हमारा इमरजेंसी से ही रिलेटेड है। और आपको पता है टोटल रिवॉल्यूशन जब हमारे 1960s के टाइम पीरियड में, 70s के टाइम पीरियड में क्या हुआ, बिहार और गुजरात के मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स थे जिनको क्या था, महंगाई और बेरोजगारी के चक्कर में, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के कारण उन्होंने क्या किया, मूवमेंट चलाया। और उस मूवमेंट को जयप्रकाश नारायण जो जन सेवक थे और जिन्हें बिहार का जागरूक नेता कहा जाता है, जिन्होंने सेव द डेमोक्रेसी का स्लोगन भी लगाया, और उन्होंने क्या बोला, वो दिल्ली तक उन आंदोलन को लेकर आए। तो वही जो है हमारा, उसका नाम क्या दिया गया, टोटल रेवोल्यूशन। डेमोक्रेसी को दोबारा से इम्प्लीमेंट करने के लिए और करप्शन को ख़त्म करने के लिए इन्होंने चलाया था जयप्रकाश नारायण जी ने। एक क्वेश्चन भी आया था, जयप्रकाश नारायण किस राज्य से संबंधित है, तो आपको बिहार बताना है। अगला पूछा गया मेजर इंसिडेंट्स ऑफ कॉजेज एंड द इमरजेंसी और कॉन्सिक्वेंसेस। भाई इमरजेंसी क्यों लगाई गई, देश के अंदर वायलेंस हो रहे थे, महंगाई बढ़ गई थी, चिपको मूवमेंट चल रहा था, रेल हड़ताल थी, द्रविड़ आंदोलन चल रहा था, हर जगह पे मतलब कि कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा था, जिसकी वजह से देश के अंदर इंदिरा गांधी को ऐसा लगा कि भाई इमरजेंसी लगानी चाहिए। 25 जून 1975 को हमारे भारत के अंदर पहली बार इमरजेंसी लगाई गई। अगला है हमारा बेटा लेसन फ्रॉम द रीजनल एक्सप्रेशन इशूज डेवलपमेंट एनडीए गवर्नमेंट। अपनी लेसन फ्रॉम रीजनल एक्सप्रेशन क्या है, रीजनल एक्सप्रेशन आपके 3 है। जो हमारा क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं बेटा, क्षेत्रीय आकांक्षाएं क्या आती है, एक तो बाहरी लोग आते थे, एक अलगाववाद, ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा स्वायत्तता की मांग की, सेस्टनियस्ट मूवमेंट एंड उसके बाद आउटसाइडर, और इन सभी चीज़ों के लिए उन्होंने जो मांग उठाई, नागालैंड, मिज़ोरम, असम, इन सभी राज्यों ने, क्योंकि बहुत सारे जो यहाँ पे जो क्या है बाउंड्रीज बांग्लादेश की लगती है और हमारा जो है चाइना की भी लगती है, जहाँ की बहुत सारे लोग यहाँ से यहाँ की भारत की ओर आ जाते हैं और शरण ले लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है इंडिया के लोगों को जो अपॉर्चुनिटी मिलनी थी वो नहीं मिल पाती। नेक्स्ट है मंडल एंड इट्स रिकमेंडेशन। भाई मंडल कमीशन क्या है, क्योंकि आपको पता है मंडल कमीशन ने 27% किया गया था सीट रिजर्व की थी, किसके लिए, फॉर द ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए आवाज़ उठाई कि भैया उन्हें भी क्या मिलना चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ,
ये सारी चीज़ों के अंदर उन्हें रिलीफ मिलना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, उनके लिए रिलीफ के लिए मंडल कमीशन चलाया, जो कि विंदेश्वरी प्रसाद ने चलाया था। 1990s में ये बिल पास हो गया, और 27% जो आरक्षण दे दिया गया रिजर्वेशन किसके लिए, ओबीसी के लिए। अब आते हैं माइनर टॉपिक। भाई 3 चैलेंजेस आपसे पूछा जाएगा। 3 चैलेंजेस क्या है? इंडिपेंडेंट, आपको डेमोक्रेसी, भाई डेमोक्रेसी बता दो, फिर दूसरा क्या बता दो, यूनिटी बता दो। सबसे पहले यूनिटी आएगा, फिर डेमोक्रेसी आएगा, फिर क्या आएगा, डेवलपमेंट। ठीक है, 3 जो चैलेंजेस थे याद रखना। इशू द मर्जिंग द प्रिंसले मणिपुर हैदराबाद कश्मीर ऑल्सो द मैप वर्क भी इसी से दिया जाएगा आपको। ट्रीथ विद डेस्टिनी, विच स्पीच द मीनिंग ऑफ, ट्रीथ विच डेस्टिनी क्या है? फर्स्ट टाइम हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब जो हमारे लाल किले पे जब झंडा फहराया, और उसी समय उन्होंने जो भाषण दिया, उस भाषण को किस नाम से जाना जाता है? ट्रीथ विद डेस्टिनी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इवॉल्विंग द इलेक्शन कमीशन एंड द इट्स चैलेंज। फर्स्ट जब जनरल इलेक्शन हुआ 19 इलेक्शन कमीशन जब बनाई गई 1950s के टाइम पीरियड में बनाई गई, और जो पहले इलेक्शन के टाइम पे क्या क्या चैलेंजेस आए वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट जनरल इलेक्शन जब हुआ रहा 1951 में हुआ, और कहा जाता है 52 में उसका रिजल्ट आया, और जो कांग्रेस पार्टी को मेजोरिटी ऑफ वोट्स मिलते हैं, 350 से भी ज़्यादा जो वोट्स उन्हें मिले। और अगर हम बात करें क्या क्या चैलेंजेस थे, भाई पहला जो था, जो वोटर्स थे, एलिजिबल वोटर थे, वो 17 करोड़। और क्या था, 17 करोड़ की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो मोस्ट ऑफ जो पॉपुलेशन थी वो क्या थी, इलिटरेट थी, मतलब जिन्हें पता भी नहीं था भाई क्या होता है, डेमोक्रेसी कैसे इंप्लीमेंट करवाई जाएगी। अगर अगला हम बात करें 17 करोड़ की पॉपुलेशन के अंदर हमें ये भी नहीं पता, और फर्स्ट टाइम इलेक्शन करवाना था, बहुत सारी जो वुमेंस थी उनके नेम भी मेंशन नहीं थे लिस्ट के अंदर, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हिस्ट्री ऑफ ग्लैम्बल भी कहा जाता है, इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा जाता है। और हम ये भी बता दें आपको, और इस समय 3200 मतलब 3 लाख ऑफिसर्स को ट्रेन किया गया। देश के अंदर पहली बार विधानसभा और लोकसभा दोनों के चुनाव होने थे। 3200 एमएलए और 489 जो एमपीज़ को चुनना था, तो इसीलिए चैलेंजेस माना जाता है। रोल ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द नीति आयोग। नीति आयोग क्या है भाई? नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि योजना आयोग को, प्लानिंग कमीशन को चेंज करके किस में रिप्लेस कर दिया गया है, नीति आयोग। अब भाई डिजिटल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ज़्यादा काम किया जाएगा टेक्नोलॉजी के ज़रिए, ये चीज़ है नीति आयोग। और इसके जो हेड होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। आउटकम्स ऑफ द अर्ली फेज ऑफ द प्लान डेवलपमेंट। प्लान के साथ क्या हुआ भाई? प्लान के साथ सबसे पहला प्लान जो हमारा है, प्लानिंग कमीशन अडॉप्ट की गई यूएसएसआर से 1950s में, और उन्होंने पहला प्लान जो लागू किया वो 1951 में आया हमारा। पहला प्लान जो हमारा किससे रिलेटेड था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, वो हमारा था एग्रीकल्चर से, ठीक है, और दूसरा था हमारा इंडस्ट्रियल से, ठीक है। अगला आता है मेन द सिग्निफिकेंस सेकंड 5 ईयर प्लान हैवी इंडस्ट्रियल सेक्टर को लगाने के लिए किया गया था। अगला आ जाइए, हमारा क्या है, एफ्रो एशियन ट्रीटी। एफ्रो एशियन ट्रीटी क्या है बेटा? एफ्रो एशियन ट्रीटी 1955 में मैंने आपको बताया था, जब आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो दो हमारे जो क्या कहते हैं, 2 कॉन्टिनेंट के जो देश हैं वो आपस में जुड़ के उन्होंने क्या किया, अपना खुद का गुट बनाया, जिसका नाम क्या दिया, एफ्रो एशियन कॉन्स। 1955 में इसका जो मीटिंग हुई पहली बार, और क्या हुआ इसके अंदर मेन मोटिव क्या था, ये दोनों ही सुपर पावर से अलग रहकर क्या करेंगे, अपना खुद का एक गुट तैयार करेंगे, जिसका नाम क्या था, गुट निरपेक्ष, बाद में पढ़ा, जिसे हम नाम कहते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है। पंचशील क्या है भाई? पंचशील जो हुआ था एग्रीमेंट, वो हुआ था इंडिया और चीन के बीच में 1954 में हुआ था, ठीक है। 1960 डेंजरस डिकेड। 1960 को डेंजरस क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1960 के टाइम पीरियड में इंडिया के अंदर फूड शॉर्टेज, ठीक है, और 2 दिग्गज नेता जो मर गए, फूड शॉर्टेज था, अनएम्प्लॉयमेंट थी, ठीक है, गरीब पॉवर्टी थी, इस कारण से वही कहा जाता है 1960 का जो टाइम पीरियड था, और पूरे देश के अंदर सूखा पड़ा हुआ था, इसी कारण से पहला जो 5 ईयर प्लान बनाया गया वो एग्रीकल्चर से डिपेंडेंट था। आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोवर्सी। आनंदपुर साहिब ये बेटा जो कहाँ पर हुआ था, 1984 में
पंजाब में हुआ, और जो बंगला साहिब के ऊपर बहुत सारे जो मिलिट्री लोग थे वो वहाँ पे कैप्चर कर लिया उन्होंने अकाली दलों ने। और क्या किया उन्होंने, डिमांड करना शुरू कर दी खालिस्तान की, और वो कैप्चर किया। और उसे हटाने के लिए जो क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने आदेश दिया अपनी मिलिट्री फोर्स को, और इसके कारण क्या हुआ, वहाँ पे खून खराब हुआ। इससे क्या लगा, पंजाबी लोगों को हमारे रिलीजन्स के ऊपर अटैक किया जा रहा है, और इसी कारण से इंदिरा गांधी को मार दिया गया, जिसे हम ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से भी जानते हैं। अगला हमारा इलेक्शन ऑफ लोकसभा 2014। भाई 2014 के इलेक्शन जो थे बिल्कुल ही अलग। 1989 के बाद जो पहली बार जो मेजोरिटी ऑफ गवर्नमेंट आई वो 2014 में ही आई थी, बीजेपी गवर्नमेंट। कोalition गवर्नमेंट क्या होती है, जब व्हेन द टू पार्टी जब क्या करती है, आपस में मिलकर क्या करती है, गवर्नमेंट तैयार करती है, उसे हम क्या कहते हैं, कोalition गवर्नमेंट बोलते हैं। अगला है हमारा मैप वर्क, जो हमारा है मेजर टॉपिक हमारा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। बर्लिन वॉर, जो हमारा डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत कॉजेज कंसिक्वेंसेस करना है, आपको पूछता है, हर बार आता है क्वेश्चन। सोवियत यूनियन का जो हमारा डिसइंटीग्रेट क्यों हुई, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा किस पे खर्च किया, मिलिट्री के चीज़ों पर। और उसके बाद फिर उन्होंने 70 ईयर्स तक रूल किया, और उन्होंने लोगों के लिए जो अकाउंटेबल नहीं रही। और ये था हमारा मेन डिसइंटीग्रेशन के कॉजेज़। और कंसिक्वेंस क्या हुआ भाई, वर्ल्ड वॉर क्या हो गया, कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया और वर्ल्ड यूनिपोलर बन गई। ये थे हमारे फॉल ऑफ बर्लिन वॉर। बर्लिन वॉर 150 किलोमीटर लंबी थी और 1961 में खड़ी की गई थी, जो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट के सिंबॉलिक थी। और फीचर्स ऑफ द सोवियत सिस्टम का, भाई सोवियत सिस्टम बहुत ही स्ट्रक्चर, वेल पावर्ड, वेल डेवलप्ड थी। और वेल डेवलप्ड होने के साथ अगर हम उसकी बात करें कि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट थी और बेटर एजुकेशन सिस्टम था, वहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम, इंडस्ट्रीज़, और ईच एंड मतलब स्मॉल गुड्स से लेकर बड़े बड़े जितने भी गुड्स होते हैं वो सारे प्रोड्यूस करती थी। ये था उसका सिस्टम। और वहाँ पे कहा जाता है पर कैपिटल इनकम फिक्स थी, और मतलब व्यक्ति की जो आय थी वो फिक्स थी, और वो बहुत बड़ा रोल था उसका। आगे आते हैं हम इंडिया रशिया रिलेशनशिप। भाई 4 तरह के रिलेशन है हमारे। आप यहाँ पे देखोगे 5वां क्वेश्चन आप पढ़ोगे, 5वें क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो आपको क्या दिखेगा भाई, भारत और रशिया का रिलेशनशिप कैसा है। 4 तरीके का हमारा, मिलिट्री, कल्चरल, और हमारा क्या है पॉलिटिकल। भाई इकोनॉमिकल हमारा कैसा है, सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिकल कैसा है हमारा। इकोनॉमिक के अंदर हमारे रशिया ने हमारे भारत के अंदर बहुत सारी जगहों पर क्या किया, वो उन्होंने बहुत जगहों पर क्या किया, फैक्ट्रियां लगवाई, जैसे विशाखापट्टनम, जमशेदपुर, ठीक है, इन सभी जगहों पर उन्होंने क्या किया, फैक्ट्रियां लगवाई। और भिलाई, इन सभी जगहों पर। फिर अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल, 1971 में भारत और पाक का जब लड़ाई हुई तो उस लड़ाई के अंदर हमारा जो साथ किसने दिया, हमारा जो साथ दिया वो किसने दिया था, हमारा यूएसएसआर ने ही दिया था। अब आते हैं मिलिट्री, जितने भी मिलिट्री के जितने भी जो हमारे गैजेट्स हैं, जो वो सारे कहाँ से आते हैं, सारे जितने वेपन्स वगैरह है सारे हमारे कहाँ से आते हैं, यूएसएसआर से ही आते हैं। अगला है हमारा कल्चरल, भारत के जितने भी जो गाने वो आज भी वहाँ पर सुनाई देते हैं। अगला हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वेरियस फैक्टर रीजनिंग राइजिंग द पावर ऑफ इंडिया एंड जापान ऑफ साउथ कोरिया अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। तो कहा जाता है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के रूप में इंडिया, जापान और कोरिया बहुत तेज़ी से उभरे। और इंडिया की आज आप कंडीशन देख सकते हैं, और जो 1947 में थी वो कंडीशन बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। एक इसका एग्जांपल क्या, G20 की मीटिंग में जब इंडिया शामिल हो गया, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो इंडिया का आज जो वर्ल्ड की जो सबसे 5th इकॉनमी है, तो हमें ये गर्व महसूस होना चाहिए कि जो हमारा भारत है, जो हमारी इकॉनमी में भी और उनका नाम दर्ज होता है। और एक टाइम ऐसा था कि जिस टाइम पे नहीं था। जापान को हाई टेक के नाम से जाना जाता है। जितने भी पैनासोनिक, मल्टीनेशनल जितने भी तुमने ब्रांड सुने होंगे वो सारे कहाँ के हैं, जापान के ही हैं। जापान OECD का मतलब इकॉनमिक कम्युनिटी का मेंबर बना था 1967 में, और 2017 में वो वर्ल्ड की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। साउथ कोरिया 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। और ये धीरे धीरे ये क्या हुए, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर बनकर उभर कर आए। अब आते हैं पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के अंदर जो वहाँ भी क्या था, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस थे। और 1945 में उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, उसकी मदद अमेरिका ने की। भाई अमेरिका ने जो उसे फाइनेंशियल सपोर्ट दिया उसका नाम क्या दिया गया, उन्होंने
मार्शल प्लान। आगे आते हैं मीनिंग ऑफ द नेचर साउथ एशिया एंड द फंक्शन सार्क। सार्क का मेन मोटिव क्या है? पीस, कल्चरल डेवलपमेंट, ट्रेड, इन सभी चीज़ों को करना, मेंटेन करके रखना। सार्क के अंदर जो देश थे वो टोटल कितने देश थे भाई सार्क के अंदर? वो 8 देश आप मान के चलिए, जितने भी भारत के पड़ोसी देश है वो सारे। सिग्निफिकेंस इन्वॉल्विंग द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कब बनी? 1945 में बनी। इसका मेन एजेंडा, मेन टॉपिक क्या था कि वर्ल्ड के अंदर कॉन्फ्लिक्ट को ना होने देना, थर्ड वर्ल्ड वॉर ना होने देना, इसीलिए और 1945 में बनी, जिसके अंदर पहले कुछ 50 तकरीबन सदस्य थे, उसके बाद फिर 192 सदस्य हो गए हैं। और इनके जो 4 ऑर्गन्स हैं, सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस और सेक्रेटरीट, ये सारे इसके 4 ऑर्गन हैं। मीनिंग वर्ड ऑफ द यूएन जनरल असेंबली सिक्योरिटी। जनरल असेंबली सिक्योरिटी क्या है भाई? सिक्योरिटी मतलब जो कि सिक्योरिटी काउंसिल वो है जिसके अंदर जो क्या है, जो सदस्य थे टोटल कितने हैं? टोटल 15 मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। अगर हम बात करें 15 मेंबर हैं, और जिसमें क्या है परमानेंट और नॉन परमानेंट। परमानेंट जो हमारे हैं वो 5 है, जो कि बड़ी बड़ी पावर हैं, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, यूएसएसआर और हमारा चाइना। अगर हम वही बात करते हैं 10 मेंबर जो हैं कि नॉन परमानेंट। परमानेंट मेंबर हमेशा रहते हैं, लॉन्ग लाइफ रहते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड एंड द कोऑपरेटिव सिक्योरिटी क्या होती है? सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड एंड द कोऑपरेटिव सिक्योरिटी, जहाँ पर कि हम एक दूसरे की सहयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव सिक्योरिटी। ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल, आपको पता है सिक्योरिटी के 2 थ्रेड्स हैं हमारे भाई। सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो हमारा सिक्योरिटी के अंदर 2 चीज़ें आती है। ये हमारा सिक्योरिटी, ये रहा 2 चीज़ें आ गई। ये हमारा हो गया ट्रेडिशनल और क्या हो गया? नॉन ट्रेडिशनल, एंटी। ट्रेडिशनल के अंदर भी 2 पार्ट है हमारे, क्या है हमारा? एक तो इंटरनल और एक क्या है? एक्सटर्नल, ठीक है। अब नॉन ट्रेडिशनल के अंदर भी हमारे 2 हैं, ग्लोबल सिक्योरिटी जीएस और एक हमारा क्या है? एचएस, ह्यूमन सिक्योरिटी, ठीक है। ये आपको बताना है। अगर अंदर रूप से कोई भी दिक्कत हो, बीमारी आई, तो वो हमारा इंटरनल हो जाएगा, और एक्सटर्नल क्या हो जाएगा? अगर बाहर से किसी ने वॉर किया वो हमारा एक्सटर्नल। ग्लोबल सिक्योरिटी किस चीज़ से हमें चाहिए भाई? पॉवर्टी को हमें ख़त्म करना है। अगर ह्यूमन सिक्योरिटी हमें बीमारी से बचाना है, इन सभी जो भुखमरी से बचाना है उन्हें, तो ये हमारा क्या है? क्लियर है। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया 20 नंबर क्वेश्चन, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये पूरी बुक का रिवीजन था, आप यहाँ पर पूरा एक बार देख सकते हैं, पूरा हमने जो पढ़ा है। कॉमन बट द डिफरेंट सिटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टर्म द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। कॉमन मतलब क्या है? जो कि जितनी भी चीज़ें क्लाइमेट है वो सारी कॉमन है। अब उसको प्रोटेक्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो सारी किसकी है? हम सभी की ही होनी चाहिए। तो इसीलिए बहुत सारे देशों ने, और इसके ऊपर एक अर्थ समिट भी रखा गया था 1992 में, अर्थ ब्राज़ील में, जिसे रियो डी जनेरियो के नाम से जानते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। और ये जो हमारे जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपको बताएं, ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट ऑन इंडिया। इंडिया पे भाई इसके इम्पैक्ट जो पड़े हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताना है। अमीर और ज़्यादा अमीर हो गए, गरीब और ज़्यादा गरीब हो गए, और कहा जाता है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, मतलब कि बेरोज़गारी बढ़ गई। जो काम हाथों से होते थे वो अब कैसे होने लग गए? अब वो मशीनों द्वारा होने लग गए। तो ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा भाई, यही आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा निचोड़ है आप सभी के लिए। और माइनर टॉपिक जो हमारे शॉक थेरेपी क्या है भाई? शॉक थेरेपी क्या है? जिसके अंदर उन्होंने सोशलिस्ट मॉडल से कैपिटलिस्ट मॉडल में जब गए तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने ही इसका नाम क्या दिया? शॉक थेरेपी। अगर मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान, आसियान जब बनी 1967 बनी, ये भी यूरोपियन यूनियन थी, याद रखना। और चाइनीज़ इकॉनमी रिफॉर्म द एंड द रेज ऑफ द चाइना एंड द ग्लोबल पावर्स। चाइना की इकॉनमी किस तरीके से रिफॉर्म हुई? 1970 से पहले जो चाइना की इकॉनमी थी स्टैग्नेशन थी, और कहा जाता है वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ पे बेस्ड थी। वो ज़्यादा प्रोडक्शन भी नहीं होता था, इसीलिए उन्होंने क्या किया? 4 मॉडर्नाइजेशन किए, एग्रीकल्चर, साइंस, मिलिट्री, और इन सभी चीज़ों में उन्होंने टेक्नोलॉजी के अंदर उन्होंने मॉडर्नाइजेशन किया। फिर उन्होंने क्या किया? एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को प्राइवेट किया, और इसकी वजह से उसकी इकॉनमी के अंदर ग्रोथ आया। इंडिया नेपाल रिलेशन बता सकते हो? बहुत ही ईजी है हमारा, और बहुत ही मधुर रिलेशन है, बिना वीज़ा के हम जा सकते हैं। भारत पाक कॉन्फ्लिक्ट आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, और आशा करता हूँ आप सभी को ये चीज़ समझ में आई हो, और सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। और ये लास्ट वीडियो, जो सेकंड लास्ट वीडियो है, इसके बाद एक और वीडियो आएगी, आपका और भी क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को बस देख लीजिए, आपके पक्का जो 70+ मार्क्स कहीं नहीं गए। मैं तो बोल दूँगा जिस बच्चों ने अगर सही से पढ़ लिया तो उसके 80 भी आएंगे, ठीक है। मैप की वीडियो भी आ गई है हमारी, कार्टून की भी मैंने दे दी है आपको। अगर कोई और डाउट हो आप हमें बताइए, कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों।